चलो, अभी हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स किए थे। अभी हम हम्म स्पेसिफिक सेक्शन की बात कर रहे हैं कि क्या प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट में प्राइवेट प्लेसमेंट को लेके। सेक्शन है 42, पढ़ दो एक बार। A company may, subject to the provisions of this section, make a private placement of securities. A क्या बोला? private placement shall नहीं, be एक एक made, करके मतलब बोलो। कि इसका कोई भी कंपनी हम्म अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन दिस सेक्शन, मतलब हम्म सब्जेक्ट मतलब कि अगर और कहीं भी कुछ है तो भी इस सेक्शन के पहले प्रिवेल करेंगे। हम्म तो उस हिसाब से एनी कंपनी कैन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब वो ठीक है, सिक्योरिटीज इसके इशू नीचे कर अब एक सकते टेबल इंसर्ट कर, और ऊपर का एक एग्जांपल जो था, सिंगल कॉलम, दोनों एक, हाँ ओके। हैं। ऊपर से जो एग्जांपल कोई था, सा भी, हाँ कोई सा भी, ये वाला हाँ कोई सा भी ले लो। तो ये राइट इशू राइट इशू रहेगा नहीं, ना, प्रेफरेंशियल है उसका। 5 लाख ये इक्विटी वाला शेयर था। टू ए, थर्ड ले लो। सर ठीक है, ये क्या हो गया? क्यों ये मार्जिन में क्यों जा रहा है अंदर? टेबल एक और होगी। वर्ड पे वैसे कॉपी करना पड़ेगा। ओके, पेस्ट। चलिए सर। ठीक है, इसको बोल्ड कर दे एक बार, और फिर क्या प्रॉब्लम है जरा एक बार ये बोल दे कि क्या करना है कंपनी को। राइट मूव लिमिटेड एक कंपनी है हम्म जिसको 5 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं 100 हम्म ईच पे, हम्म मिस्टर ए को। हम्म एंड जो एक नया बंदा है और शेयर होल्डर भी नहीं है, और एक मिस्टर बी को हु इज ए प्रमोटर शेयर होल्डर, हम्म। और ठीक है, उसके एग्जिस्टिंग मेंबर्स। हाँ बी सी डी है, और राइट मूव एक हाँ, अनलिस्टेड कंपनी है। सो ये एग्जांपल के अंडरस्टूड। कंटेक्स्ट में हम इस सेक्शन को रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहला हम्म, सेक्शन इस कंटेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अगर ये करना है तो क्या करना पड़ेगा। वो ये कर रहा है तो इस 42 के अकॉर्डिंग हमें, तो 42 के 42, प्रोविजंस के हाँ अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा ये 5 लाख इक्विटी हाँ, शेयर्स मतलब जो अगर है। आपको ये प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है, पब्लिक इशू नहीं है, आप सिलेक्ट पर्सन को दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो, हम्म तो आपको हम्म, इस सेक्शन के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। राइट सर। ठीक है, सेकंड में बोलो। A private placement shall be made only to a select group of persons who have been identified by the board, herein referred to as identified persons, whose number shall not exceed 50 or such higher number as may be prescribed, हम्म, excluding the qualified institutional buyers and employees of the company being offered securities under a scheme of employee stock option in terms of provision of clause B of subsection 1 of section 62 हम्म। in a financial year subject to such conditions as may be ठीक prescribed. है, उस टेबल के अंदर देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैं आपको लिखवाता हूँ। उस टेबल में जो एग्जाम्पल लिखा उसको एंटर मारो। तो ये जो Select आपको group कर, of हाँ ये persons करना है, तो इसको आपको करना है, इन कंडीशन को पूरा करना है। सबसे पहली कंडीशन है ओनली टू ए identified people. सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन हाँ, आइडेंटिफाइड बाय बोर्ड। तो बोर्ड मीटिंग में वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए। तो ऊपर के एग्जाम्पल में कौन है ये लोग? ये हैं ए और बी। ठीक है, लिख दो उसके आगे। ठीक है, फिर सेकंड, नंबर शुड नॉट एक्सीड 50, और रूल प्रेस्क्राइब, तो रूल में 200 लिखा हुआ है। हम्म, नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन नॉट टू एक्सीड
200 in a financial year. तो हमारे केस में कितना है ये? हमारे केस में कितना मतलब? कितने आइडेंटिफाइड पर्सन है? 200 के ज्यादा के कम? 2 हैं, 2 हैं हमारे हाँ, केस तो में। आंसर लिख दो उसका। ठीक है, पहले का आंसर था सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन में आपने ए और बी आइडेंटिफाई किया, फिर उनकी लिमिट 200 से कम नहीं होना चाहिए, तो आप ये कंप्लाई कर रही हो। और फिर एक्सक्लूडिंग, हाँ, एक्सक्लूडिंग थर्ड में लिख लो, एक्सक्लूडिंग QIB, एक्सक्लूडिंग QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। qualified institutional buyers ठीक है, ये अपने आप में कैटेगरी है जो and employees सेग्रीगेट, of the company. एंड एम्प्लॉइज अंडर ईसोप स्कीम, विदाउट ईसोप स्कीम नहीं। अगर खाली एम्प्लॉय को दिया, स्कीम नहीं बनाई, तो प्रेफरेंशियल प्राइवेट प्लेसमेंट में ही जाएगा। अच्छा अच्छा। लेकिन ईसोप एम्प्लॉइज अंडर ईसोप स्कीम, तो आपका कंप्लाइड हो रहा है, यस और नो? यस। ठीक है, तो सेकंड प्रोविजन आपका पूरा कंप्लाई हो रहा है, बिकॉज हमने क्या पढ़ा पहले में कि अगर हमको ये प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है तो हमें ये सब कंडीशंस पूरी करनी है। तो अभी तक जो 3 कंडीशन आई, अच्छा। तो आपने पर्सन आइडेंटिफाइड किए, उनके नंबर 200 से ज़्यादा नहीं थे, उस लिमिट में QIB और एम्प्लॉई इंक्लूडेड नहीं थे। राइट सर। ठीक है, तो 2 क्लियर हो गया। अब एक बार यस टू यस। को पढ़ लो पूरा स्टार्ट और फिनिश की, यही लिखा है। A private placement shall be made to a select group of persons who have been identified by the board, whose number shall not exceed 50 or such high number as may be prescribed, excluding the qualified institutional buyers and employees of the company being offered securities under scheme of employee stock option in terms of provisions of clause B of section 1 of section 62 in a financial year, subject to such conditions as may be अब prescribed. 4th पॉइंट लिखो उसके आगे, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। 4th पॉइंट, अच्छा। क्योंकि अब कंडीशंस आएंगी इसके नीचे ABCD करके। ठीक है, थर्ड पढ़ो। थर्ड हाँ। A company making private placement shall issue private placement offer and application in such form and manner as may be prescribed to identified persons whose names and addresses are recorded by the company in such manner as may be prescribed. ठीक है, तो 2 कंडीशन आ रही है। हाँ। पहले पढ़ लो फिर उसके बाद। हाँ, 2 कंडीशन आ रही है। पहली कंडीशन, उधर आ जाओ A और B में, सब्जेक्ट टू कंडीशन में। A, सच ऑफर टू बी मेड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, इसके ब्रैकेट में लिख दो PAS4। तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रोस्पेक्टस जैसा है जिसमें सब टर्म्स की रहेंगे इशू के। ठीक है, और सेकेंडली कैन बी मेड ओनली आफ्टर एंटरिंग its details in a register in PAS5। PAS5 और कुछ नहीं है, एक रजिस्टर है जिसके अंदर आप ये लिख रहे हो कि ये ऑफर डॉक्यूमेंट नंबर 1 इस आदमी को मैंने इशू किया, इस दिन इशू किया। तो बिना उसमें एंट्री किए आप वो ऑफर डॉक्यूमेंट ईमेल, कुरियर, पोस्ट नहीं कर सकती। पर्पस क्या है, क्योंकि ये आइडेंटिफाइड पर्सन्स के लिए है। पहले इसकी फाइलिंग होती थी इन फॉर्म्स की, वो अभी हट गई है। लेकिन जब आपने एंट्री कर दी उसके अंदर, तो कल का जिसको दिया था वही सब्सक्राइब करेगा। यस सर। तो ये रिकॉर्ड ऑडिटिंग के लिए है, चेक करने के लिए है लॉ के, कि आपने जिनको भेजा है उनके नाम आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए थे। तो प्रोसेस कैसा हुआ, सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग हुई। बोर्ड मीटिंग में उन्होंने बोला हमें A और B को देना है। हाँ। लेकिन उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है कि आपको ड्राफ्ट ऑफर लेटर फाइनल करना है, तो आपने मीटिंग में ड्राफ्ट ऑफर लेटर रखा। फिर आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लगती है जो आगे आएगी।
अब वो अप्रूवल भी आ गई, अब आपको इशू नहीं करना तो है। सर जिस मीटिंग में हमें डिसाइड करेंगे कि हमें करना है, हम्म। उसी मीटिंग में हम ऑफर लेटर भी अप्रूव करा लेंगे ड्राफ्ट क्या? ड्राफ्ट ऑफर लेटर सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर हाँ अप्रूवल। हाँ, ओके। वो आगे आएगा शेयर होल्डर की अप्रूवल, लेकिन क्या है, स्टेज तो ड्राफ्ट ही है, अभी तक जो ए और बी है उनको ये ऑफर डॉक्यूमेंट मिला नहीं है, और जब तक उनको अच्छा मिलेगा नहीं वो एप्लीकेशन भर नहीं पाएंगे। तो थर्ड अच्छा। क्या बोल रहा है कि उनको अगर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है तो उसकी पहले आपको एक रजिस्टर में हम्म, एंट्री करनी है, फिर भेजना है। ठीक है। तो एक तो उन्होंने बोला प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, आप अपनी मर्जी से सिंपल एक लेटर लिख के कि हम आपको इतने शेयर दे रहे हैं, आप अप्लाई कर लो, ये नहीं हो सकता। आपको प्रॉपर पैस हम्म, फोर बना के उनको भेजना है, पहली रिक्वायरमेंट। ठीक है। और दूसरी हम्म, रिक्वायरमेट है पैस फोर आप तभी भेज पाओगे जब उसकी एंट्री की किसको भेज रहे हो, कब भेज रहे हो, पैस फाइव में कर दिया आपने। हम्म, तो ये दोनों चीज़ें समझे ठीक है आप। सर। ये पूरा यस सर। प्रोसेस बनेगा, ऑफर का पूरा प्रोसेस बनेगा। और इसी के नीचे जब हम्म, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आएगी तो दोनों कंबाइन होके एक कंप्लीट पैकेज होगा कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप कर पाओगे, और उसमें फिर आप लिस्टिंग का भी डाल दोगे तो वो फिर ऑल इंक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ये ए और बी कंडीशन होगी। 3 नंबर क्लियर होगा, 3 को एक बार पढ़ लो क्या कह रहा है, क्या अभी वो क्लियर है? एक्स। अच्छा। हाँ, वो सब करने के बाद हमको टेबल से अकाउंट। भी समझ आना चाहिए, बाद में हमें लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। हम्म। A company making private placement shall issue private placement offer and application in such form and manner as may be prescribed to identified persons whose name and addresses are recorded by the company in such manner as may be prescribed, हम्म। provided that the private placement offer and application shall not carry any right of renunciation. हम्म। ये नहीं अभी हमने देखा है ना, अभी अभी तो पूरा हमने सिर्फ एक्सप्लेनेशन ऊपर तक ही एक्सप्लेनेशन देखा। तक ले लो पूरा। प्राइवेट एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लूँ ना? हाँ पूरा, मतलब अभी थर्ड पूरा करो। Private placement means any offer or invitation, subscribe or issue of securities to a select group of persons by a company other than by way of public offer through private placement offer come application which satisfies the conditions specified in this section. हम्म। Qualified institutional buyer means the qualified institutional buyer as defined in the Securities and Exchange Board of India issue of capital and disclosure requirements regulations 2009 as amended from time to time made under the Securities and Exchange Board of India Act 1992. हम्म। Hmm. अभी वो चेंज हो गया, 2018 में आईसीडीआर रेगुलेशन हो गया वो। 2018। ठीक है सर। और थर्ड एक्सप्लेनेशन। If a company listed or unlisted makes an offer to allot or invite subscription or allots or enters into an agreement to allot securities to more than the prescribed number of persons, whether the payment for the securities has been received or not, or whether the company intends to list its securities or not on any recognized stock exchange in or outside India, the same shall be deemed to be an offer to the public and shall accordingly be governed by the provisions of Part 1 of this chapter. ठीक है, अभी चार चीजें इसके नीचे लिखी, एक प्रोविजो, 3 एक्सप्लेनेशन। हम्म, ठीक है, समरी में लिखते हैं उसको क्या क्या था। ऊपर आ जाओ टेबल पे, ठीक है। बी के नीचे हम्म, 1 2 कर लो। ठीक है, हम्म। 1 में है कैन नॉट बी रिनाउंस्ड, दैट मीन्स जिसको दिया है उसी को लेना है या रिजेक्ट करना Renounce in favor of है। यानी another, na? हाँ, In favor of another can be accepted, can only be accepted or rejected. बाय दैट पर्सन ओनली, दैट मीन्स ए और बी को ही, अगर आपने रजिस्टर में एंट्री किया तो ए और बी ही अप्लाई कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। हाँ जी। ठीक है, सेकंड में प्राइवेट प्लेसमेंट की डेफिनेशन, जिसमें दो चीजें, तीन चीजें बोली उसने। एक, सेलेक्ट हम्म, पर्सन, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, लिखो इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज डैश सेलेक्ट पर्सन, डैश सेलेक्ट पर्सन। डैश क्यों करवा रहे हो आपसे? सीक्वेंस में जा रहा अच्छा, select है। सेलेक्ट persons. पर्सन थ्रो ऑफर डॉक्यूमेंट and complying with the conditions, ठीक है। conditions of section। ठीक है, दिस सेक्शन। उसके बाद थर्ड पॉइंट में उसने बोला क्यू आई बी 1 2 3। QI. ठीक है, एज डिफाइंड अंडर QI. सेबी आईसीडीआर।
और फोर्थ बोला इफ Hmm. ऑफर और इनविटेशन greater than 200 persons Hmm. treated as public issue. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ आपको पैसा आया है नहीं आया, आपने एक्वायर किया है नहीं किया है, एग्री टू एक्वायर भी किया है, अगर 200 से ज़्यादा लोगों को आपकी ऑफर जा रही है तो वो पब्लिक इशू माना जाएगा। Okay, sir. ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा है वो क्लियर है क्या? पहला है कि प्राइवेट प्लेसमेंट, Yes. हाँ, ग्रुप ऑफ पर्सन, सिलेक्ट ग्रुप पर्सन जो आइडेंटिफाई करेगा बोर्ड, जिनका 200 से ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग QIB एंड एम्प्लॉइज, सब्जेक्ट टू ये कंडीशन कि इनको ऑफर लेटर भेजने का है पैस 4 में, जिसकी एंट्री पैस 5 में हो चुकी होनी चाहिए, और ये ऑफर अनाउंस नहीं हो सकती, राइट? और सिक्योरिटीज है तो इसका मतलब कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल दोनों कवर है। सिलेक्ट पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं किसको है कि इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ऑफर इनविटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज बाय सेलेक्ट पर्सन थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट एंड कंप्लाइंग विद द कंडीशन। इनमें से एक भी चीज पूरी नहीं है तो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है सर। तो वो पब्लिक इशू की कैटेगरी में घुसा देंगे लोग। QIB की डेफिनेशन SEBI ICDR में दी हुई है, और 200 से ज़्यादा अगर आप ऑफर इनविटेशन एग्री टू एक्वायर कर रहे हो तो आपको वो पब्लिक इशू माना जाएगा। यस। तो 3 सेक्शन क्लियर हो गए, 1 2 3 42 का। हाँ जी सर। आगे बढ़ो। Every identified person willing to subscribe to the private placement issue shall apply in the private placement and application issued to such person along with subscription. Private placement form missing है क्या सर? Issue shall apply in the private placement. मैं प्राइवेट प्लेसमेंट ही बोलते हैं अच्छा। ना उसमें। An application issued to such person along with subscription money paid either by check or demand draft or other banking channel and not by cash. प्रोवाइडेड दैट, अच्छा, कैश से नहीं देना है। Provided that a company shall not utilize monies raised through private placement unless allotment is made and the return of allotment is filed with the registrar in accordance with subsection 8. ठीक है। अब आ जाओ टेबल के ऊपर, थर्ड पॉइंट। अभी ये फिफ्थ हो गया ना? सी कंडीशन, कंडीशन चल रही है, सब्जेक्ट टू क्या कंडीशन पूरी करनी है। तो सी कंडीशन में हो गया कि A and B हैज टू अप्लाई ओनली थ्रू द फॉर्म विच हैज बीन इशूड टू देम। Form issued to them, right, along with money. Huh? To be paid in check, DD, इलेक्ट्रॉनिक मोड, बट नॉट इन कैश। तो हार्ड कैश की नहीं दे सकते, कंपनी कैश रिसीट नहीं दिखा सकती। ये तो सर, ये वाला तो काफी टाइम से सेम ही है, जब से कंपनीज एक्ट आया। तो कैश में अलॉटमेंट नहीं हो सकती, ऑनलाइन पेमेंट होनी है। और फिर इसी के फुल स्टॉप में, एंड कंपनी कैन यूज मनी ओनली आफ्टर अलॉटमेंट। कंपनी कैन यूज मनी आफ्टर allotment return has been filed with ROC. ठीक है, क्यों जरूरी है? बिकॉज पैसा आगे पड़ा है, सब कुछ करा है, अगर आपने अलॉटमेंट कर दी लेकिन रिटर्न नहीं फाइल की तो उतना इंटरेस्ट का लॉस होगा। तो कंपनियां जब भी अलॉटमेंट करती हैं तो इस रिटर्न के पीछे भागती हैं कि जैसे बोर्ड हुआ इमीडिएटली फाइल कर दो ताकि पैसा यूज कर सकें। इसमें क्या होता है, एक सेपरेट अकाउंट खुलता है, वहां से पैसा अलॉटमेंट होने के बाद कंपनी के नॉर्मल अकाउंट में जाता है, वो भी आगे आएगा कंडीशंस में। तो सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन में 3 कंडीशन होगी। ऑफर लेटर हो गया, और पैस 5 में एंट्री हो गई, और उसके बाद आपका पेमेंट जो है वो बैंकिंग चैनल से ही आना चाहिए। और पैसा कंपनी तभी यूज कर सकती है जब वो अलॉटमेंट की रिटर्न फाइल हो गई है ROC में। यस सर। आगे बढ़ो, 5 नंबर। No fresh offer or invitation under this section shall be made unless the allotments with respect to any offer or investment made earlier have been completed or that offer or invitation has been withdrawn or abandoned by the company. Provided that subject
to maximum number of identified persons under subsection 2, a company may at any time make more than one issue of security to such class of identified persons as may be prescribed. ठीक है, अब अगली कंडीशन लो उधर डी नंबर में. हाँ जी हाँ जी. डी में क्या लिख रहे हो कि नो न्यू ऑफर, तो जब तक पुराने का अलॉटमेंट ना हो जाए तब तक नहीं, नो न्यू ऑफर अनलेस allotment ओल्ड ऑफर इज अलॉटमेंट रिजेक्शन ऑफ ओल्ड ऑफर. ठीक है, अब ये प्रोविजन था कंप्लीटेड और विड्रॉन. राइट. अब इसके कारण क्या कंपनियों को दिक्कत आ रही थी, कंपनियां बोली कि हमारे पास तो लिमिट भी है फिर भी हमें रुकना पड़ रहा है पूरे प्रोसेस के लिए. तो फिर एक प्रोविजो इंसर्ट हुआ जिसमें ये बोला कि सो लॉन्ग एज आप 200 से कम हो पूरे साल में तो आप मल्टीपल ऑफर भी खोल सकते हो. That तो just means कि अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट में फॉल करते हो, मतलब पब्लिक इशू नहीं कर रहे, ए और बी को भी आपने अलॉटमेंट चालू की है, अभी आपकी अप्रूवल की स्टेज पे है शेयर होल्डर की. अभी आपको और पैसा सीओडी से लेना है तो आप एक नया रेजोल्यूशन पास करके सीओडी की भी ऑफर खोल सकते हो. जब तक ये प्रोविजन नहीं आया था प्रोविजो वाला, तो जब तक ये पहले वाली अलॉटमेंट पूरी बी और इनका फॉर्म नहीं फाइल हो जाता या ऑफर विड्रॉ नहीं हो जाती तब तक आप नया पैसा नहीं ले सकते थे. राइट सर. ठीक है, तो नो अनलेस कंपनी एक्सेप्ट इन केसेस वेयर लेस देन 200 persons in a year, less than 200 persons in a financial year for each type of security. That means अगर 3 टाइप की सिक्योरिटी हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, और हर बार एक अलॉटमेंट में एक ही आदमी को दे रहे हैं तो 600 अलॉटमेंट कर सकते हैं वो एक साल में साइमल्टेनियसली कर सकते हैं. यस यस. अगर ये प्रोविजन नहीं आया होता तो नहीं कर सकते थे. जब तक एक खत्म नहीं हो जाती तब तक तो फिर टाइम कंस्ट्रेंट कम बच रहा था, क्योंकि पहले प्रोसेस में ईजीएम बुलाओ ये सब करो तो महीना तो उसी में जा रहा था, साल में 12 अलॉटमेंट भी नहीं होती थी. यस. ठीक है, आगे बढ़ो. तो मतलब अब तो 4 ऑफर भी हम सेम उस पे खोल सकते एक ही हैं, टाइम एक पे दिन 4, बाद, 2 और दिन. अलग अलग सिक्योरिटी की भी कर सकते हो, 4 इक्विटी की, 4 प्रेफरेंस की, 4 डिवेंचर की, 12 भी एक टाइम पे खोल लोगे. लेकिन टोटल 200 नहीं क्रॉस होने चाहिए पर सिक्योरिटी. 200 लोग ना. हाँ, आगे ठीक है. बढ़ो, ये तो पढ़ लो अभी क्या लिखा है उसको एक बार पढ़ लो 5वें को. no fresh offer in section shall be made unless the allotment with respect to an क्लियर है. हाँ. चलो 6 पे आ जाओ. A company making an offer or invitation under this section shall allot its securities within 60 days from the date of receipt of the application money for such securities, and if the company is not able to allot the securities within that period, it shall repay the application money to the subscribers within 15 days from the expiry of 60 days, and if the company fails to repay the application money within the aforesaid period, it shall be liable to repay money with interest at the rate of 12% per annum from the expiry of 60th day. प्रोवाइडेड भी पढ़ दो. Provided money is received on application under this section shall be kept in a separate bank account in a scheduled bank and shall not be utilized for any purpose other than for adjustment against allotment of securities or for the repayment of monies where the company is unable to allot securities. ठीक है, अब आ जाओ ऊपर, ये अगली कंडीशन है. हाँ जी सर. ये कंडीशन कह रही है अलॉटमेंट टू बी मेड within 60 days of receipt of funds
और फंड्स कब आएंगे? जब आपने पैस 5 में एंट्री करके पैस 4 उनको भेज दिया, एप्लीकेशन उनकी आ गई, उसके साथ उन्होंने पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो जिस दिन हाँ वो जी। पैसा आपके अकाउंट में आ गया, रिसिप्ट ऑफ फंड, हाँ, हम्म। उसके 60 डेज में हम्म। अलॉटमेंट करनी है। एल्स एल्स हम्म। रिफंड मनी विद इन 15 डेज, failing which interest at the rate हम्म। 12% per annum payable from 60th day, लास्ट। end of 60th day। तो क्लियर है 5 कंडीशनों में? एंड ऑफ 68 डे क्या सर? 61st डे नहीं होगा हाँ फिर? वही होगा ना 61st। तो जितना लेट करोगे 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी वही आदमी अगर बाहर रखता तो उसको 4% बैंक में मिलता, कंपनी 12% दे रही है। और फिर ये जो पैसा है इसमें नीचे डालो एक, या डैश कर दो इसके आगे, डैश, ठीक है, लिख दोगे नेक्स्ट। हाँ एफ भी चलेगा। मनी टू बी केप्ट इन सेपरेट अकाउंट, सेपरेट बैंक अकाउंट विद शेड्यूल बैंक to be used for allotment or refund। ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे न्यू बैंक अकाउंट नहीं लिखा हुआ है और सेपरेटली वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर कंपनी का कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है जो यूज नहीं हो रहा है, उस अकाउंट को आप यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको नया ही अकाउंट खुलवाना है, लेकिन एक ही कंडीशन है कि वो नॉर्मल अकाउंट नहीं होना चाहिए, उसमें ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि न्यू अकाउंट हैज टू बी ओपन। तो सबसे पहले आप सर्च कर सकते हो कि आपका कोई अकाउंट ऐसा है जिसको आप डेजिग्नेट कर सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा लेने के लिए, और उस अकाउंट की डिटेल आपके ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर रहती है। ओके। ठीक है। उसके बाद जब आपका ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या रहता है कि हम सेपरेटली रखते हैं ना, हम उस पैसे को यूज ही नहीं करेंगे अपने बैंक अकाउंट में, तो वो भी अलाउड नहीं है। ओके। तो यू हैव टू कीप दिस मनी इन ए सेपरेट, उसी में ही पैसा लेना है आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में। ठीक है। और फिर यूज भी नहीं करना है। यूज तभी करोगे जब आपने अलॉटमेंट कर दिया और उसकी रिटर्न फाइल कर दी है, और नहीं तो आपको जो ऊपर सेक्शन लिखा है, अगर आप अलॉटमेंट नहीं कर पा रहे, कोई परमिशन चाहिए थी आपको नहीं मिली, तो आपको वापस करना है। ठीक है। हम्म, ओके सर। आगे बढ़ो। मैम मैं यहाँ क्यों आ गई? वहां पे भी तो है सेक्शन हम्म, 5। ये सेवन वाला तो हो गया। हाँ, ये वाला नहीं पढ़ा ना सर? ये पढ़ो, पढ़ लिया। फॉर पढ़, एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट दोबारा पढ़ो प्रोवाइडेड दैट। हाँ 6th पढ़ लिया था, उसका हाँ, प्रोविजन नहीं पढ़ा था। पढ़ो। Provided that money is received on application, this section shall be kept in a separate bank account in a scheduled bank and shall not be utilized for any purpose other than for adjustment against allotment of securities for the repayment of monies where the company is unable to allot securities। ठीक है, लिख तो लिया ही हमने। No company issuing securities under this section shall release any public advertisement or utilize any media, marketing or distribution channels or agents to inform the public at large about such an issue। ठीक है, कुछ एडवर्टाइज नहीं करना। ठीक है। अगली कंडीशन है ये, हाँ, बिकॉज ये पब्लिक इशू थोड़ी ना है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट है। नो नो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट समरी में। हम्म, A company making any allotment of securities under this section shall file with the registrar return of allotment within 15 days from the date of allotment in such manner as may be prescribed, including a complete list of allottees with their full names, addresses, number of securities allotted, and such other relevant information as may be prescribed। तो ये कंडीशन है पैस 3 टू बी फाइल्ड इन 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट। ओके सर। ले लो ऊपर।
ये देख रही हूँ कुछ, ये भी लिखेंगे इंक्लूडिंग दिस नहीं दिस नहीं, दिस। वो तो समझ टेक्निकल है ना। अगर हम फॉर्म फाइल करना है तो फॉर्म मीन्स उसके साथ लिस्ट ऑफ अलॉटी अटैच करना है, अब ये लिख सकती हो, ठीक है। फाइल विद आरओसी, विद आरओसी आगे लिखो, विद कंप्लीट लिस्ट ऑफ अलॉटी। 15 ही दिन में फाइल करना होता है, इसमें 30 दिन नहीं है सर? नहीं 15 दिन, लोग तो एक दिन में चेंज आया है है क्या? ना, हाँ लोग एक दिन में कराते हैं, 15 दिन उनको बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो हाँ, वो पैसा तो यूज। इसलिए कि यूज नहीं कर सकते। तो फिर पर्पस क्या है। चलो Hmm. आगे। The company defaults in filing the return of allotment within the period prescribed under subsection 8. The company, its promoters and directors shall be liable to a penalty for each default of 1,000 rupees for each day during which such default continues, but not exceeding 25 lakh rupees. आगे वही जो फेलिंग विच लिखो, उसके आगे कंपनी प्रमोटर एंड डायरेक्टर, फेलिंग विच उसी में लिख दो, कंटिन्यूशन एच में लिख दो। H में? हाँ उसकी कंटिन्यूशन है, फेलिंग विच 1,000 रुपीज पर डे ऑन कंपनी डायरेक्टर एंड प्रमोटर्स, प्रमोटर्स के ऊपर भी प्रमोटर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25 लाख रुपीज। तो एक रिटर्न अगर आप गलती से फाइल करना भूल गए या फॉर्म भरने वाले थे छुट्टी पे चले गए, तो जब वापिस आओगी तो 25 लाख की लाइबिलिटी होगी। क्लियर है? हाँ जी। आगे बढ़ो। हम्म। हाँ जी सर। हम्म, नीचे आ जाओ। Subject to subsection 11, if a company makes an offer or accepts monies in contravention of this section, the company, its promoters and directors shall be liable to a penalty which may extend to the amount raised through the private placement, 2 crore rupees, whichever is lower, and the company shall also refund all monies with interest as specified in subsection 6 to subscribers within a period of 30 days of the order imposing the penalty. ठीक है, अभी सेक्शन की कंट्रावेंशन है। अगर आपने कर दिया, आपने सपोज पैस 5 में एंट्री किए बिना भेज दिया, आपने बिना ऑफर लेटर के पैसा ले लिया, तो ये नो कंट्रावेंशन होगी। हाँ तो जी सर। अब इस अपने केस में कितनी पेनल्टी बनेगी अपने इशू साइज के हिसाब से? कितनी पेनल्टी बनेगी इसके हिसाब से अगर हम कॉन्ट्रावीन करेंगे तो? हाँ, अभी नीचे उसमें कंट्रावेंशन की पेनल्टी लिखो, ऊपर टेबल में अपना इशू का साइज है ना, अपने एग्जांपल में लिखा हम क्या इशू कर रहे हैं। हाँ हाँ, हमने लिखा है ना 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो कितना हो गया? 5 करोड़। हाँ, तो 5 फाइव, करोड़ हो गया तो इशू साइज। हाँ कंट्रावेंशन में 5 करोड़ और 2 करोड़ विच एवर इज लेस। 5 करोड़ और 2 करोड़, एक मिनट से मैं देख हाँ लेती इसलिए करवा रहा हूँ। shall be liable for which may extend to the amount raised। ये कॉन्ट्रावेंशन वाले सेक्शंस तो मैं कभी पढ़ती ही नहीं हूँ। हाँ ये जरूरी है पढ़ना, जी। तो इसी से सीरियसनेस आती है। 5 करोड़ और 2 करोड़, ठीक है। ठीक है, हम्म। क्या क्या करना है पेनल्टी में? 5 करोड़ और 2 करोड़ विच एवर इज लेस। तो हमारे केस में कितना बन गया? 2 करोड़, उसको बोल्ड कर दो। प्लस रिफंड द मनी विद इंटरेस्ट, प्लस रिफंड 5 करोड़ रुपीज। तो कंपनी की जेब से आया कुछ नहीं, जेब से 2 करोड़ प्लस इंटरेस्ट और चला गया, और सीआर सिर्फ पैस 5 में एंट्री करना भूल गया। यस सर। प्लस रिफंड अरे 5 करोड़ एक्स्ट्रा में चला गया 2 विद करोड़। विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट विद इन 30 days ऑफ ऑर्डर ऑफ पेनल्टी, ऑर्डर ऑफ ऑफ।
ठीक है, क्यों ऑर्डर ऑफ पेनल्टी? क्योंकि वहां पे डिसाइड होगा कि आपका कंट्रोवेंशन था कि नहीं था, ठीक है सर। तभी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अगर उसने बोला नहीं सब ठीक हुआ है तो वो पैसा आप यूज कर लोगी, कोई पेनल्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर उसने बोला गलत हुआ है तो ये सब करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक बार ये देख रही हूँ कि मैंने उसको क्या आंसर दिया था। थिंग इन रिलेशन टू इशू ऑफ ऑफिस शेयर्स इन मोर देन वन ट्रांच इन लिस्ट ऑफ लेटर। ठीक है, मैंने उसको ये, क्योंकि मेरे दिमाग आएगा में जो 30 आपका, डेज। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आएंगे, रूल्स में है और डिटेल। हाँ ये हाँ सब्सटेंशियल हाँ प्रोविजन है, सर। प्रोसीजरल रूल में आएगा। Notwithstanding anything contained in subsection 9 and हम्म subsection 10, any private placement issue not made in compliance of the provisions of subsection 2 हम्म shall be deemed to be a public offer, and all the provisions of this Act and the Securities Contract Regulation Act 1956 and the Securities and Exchange Board of India Act 1992 shall be applicable. तो कॉन्ट्रावेंशन के आगे और लिख दो प्लस ट्रीटेड एज पब्लिक इशू। और पब्लिक इशू में सिविल Public क्रिमिनल, offer. और पब्लिक इशू में सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज रहती हैं, मिस स्टेटमेंट और इस सब की। विद प्लस विल आल्सो बी ट्रीटेड एज पब्लिक इशू। अब ये सेक्शन 42 क्लियर है क्या? एक बार पूरा पूरा ऊपर से नीचे देख लो। अगर समरी में इतना ही समरी है इसकी, अगर आप किसी को ये बोल पाओ तो ये सेक्शन का कंसेप्ट है। पढ़ दो एक बार फटाफट, क्या है इसको बता दो अगर आपको It समझ आ should, रहा है। मतलब it should be issued to only select group, मतलब identified group होना चाहिए जो बोर्ड में डिसाइड होता है, and that number of group should not exceed 200. फिर उसमें we exclude QIBs and ESOP and employee stock options under a scheme। अगर हम वैसे ही employees को issue कर रहे हो तो फिर नहीं exclude होगा। और ये इट इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस कि सच ऑफर, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट ये ड्राफ्ट करना पड़ता है। मैं प्राइवेट प्लेसमेंट पैस ऑफर का फोर मैं बोल दो कि एप्लीकेशन पैस लिखती फोर हूँ। देना पड़ता है पैस 5 में एंट्री हाँ करने के बाद। हाँ, पास फोर का फॉर्मेट तो लॉ में दिया हुआ लेट डाउन होगा दिया रूल्स में। हाँ प्रोस्पेक्टस ही है। हाँ, सो बेसिकली पास फोर हमें देना पड़ता है। एंड और उसके बाद उसकी एंट्री हमें पैस, पास फाइव में डिटेल्स एंटर करनी पड़ती हैं एज उसके अ बाद नहीं, रजिस्टर। उससे पहले पैस 5 में हाँ एंटर करने के बाद ही पैस 4 इशू हो सकता है। राइट, and it cannot be renounced in favor of another, and it can only be accepted or rejected by that person only। ये किसी और के फेवर में हम renounce नहीं कर सकते हैं, हम्म, वो ही बस इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है हम्म, खुद से। एंड मतलब किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते। और ये so basically this is an issue to select persons through offer document and should comply with all these conditions, and QIB की definition से भी ICDR में दी हुई है। और 200 से अगर ज्यादा को कर दिया तो पब्लिक इशू हो जाएगा। हम्म, और हम कैश में नहीं पे कर सकते। और हाँ, हम कोई नया ऑफर नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल। बट सर ये कंडीशन तो नलिफाई नहीं हो गई क्या? क्योंकि 200% से ज्यादा करेंगे तो पब्लिक इशू हो यस, जाएगा। तो टेक्निकली आप कर सकते हो। तो टेक्निकली तो हटा ही दूं ना? नहीं पर रहेगी ना, कंडीशन तो लिखी हुई है। नहीं, लिखी तो है। रखो इसको, इफेक्ट नहीं आएगा लेकिन रखो इसको। नो न्यू ऑफर अनलेस अलॉटमेंट फॉर ओल्ड ऑफर इज कंप्लीटेड हम्म, कर सकते हैं। विथड्रॉ एंड एक्सेप्ट इन केसेस लेस देन 200, मतलब ये तो प्राइवेट, ये तो बेसिकली बात ही पब्लिक इशू की कर रहा है। अगर लेस देन 200% है इन तो सर फिर फाइनेंशियल, हटा देती हूँ ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो ठीक है जाएगा। जैसे तेरे को ठीक लगे। हाँ। अगर कोई और देखेगा तो उसको वो रहेगा कि ये चलो क्लॉज अच्छा, भी रख लेती हूँ फिर। मुझे भी ये रहेगा कि ये लॉ में तो लिखा है हाँ, बट इसका अफेक्ट नहीं है। रेडी कर दो मैं ना, यहाँ लिखती हूँ रेडी कर दो हाँ, इसको। विल नॉट हैव अफेक्ट। ये जल्दी नहीं करती कंपनी, 200 कहाँ इशू करती है। हाँ नहीं करती ना, वही बात है। प्राइवेट प्लेसमेंट तो जनरली होता ही तभी है जब 3-4 शेयर होल्डर्स होते हैं। अलॉटमेंट जो मैक्सिमम 60, नहीं मैं तो ये कह रही हूँ सर कि अगर 200 से ऊपर हो गया तो वैसे भी तो प्रॉब्लम पब्लिक आ इशू, जाएगी, क्योंकि पब्लिक इशू। हाँ, अलॉटमेंट टू बी मेड विद इन 60 days ऑफ रेसिट ऑफ फंड्स, मतलब 60 दिन में हमें अलॉटमेंट करना है। नहीं तो वो जो है वो पैसे मिलने से 60 दिन में करना है। नहीं तो हमें पैसे वापस करने उनके 15 दिन में। अगर हमने नहीं करे तो हमें 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा 61st डे से। मनी पैसे जो है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है हमें इसका, नहीं तो इट वुड कॉन्सिडर पब्लिक इशू। एंड पास 3
जो है it should be filed with ROC with complete list of allottees within 15 days. Within 15 days of passing of resolution of allotment. ना? Yes. Passing of DR for allotment. Failing which ₹1,000 per day on company director and promoter. मतलब वो ये कि 1,000 रुपए पर डे कंपनी डायरेक्टर प्रमोटर को, मैक्सिमम 25 लाख, मतलब कि अगर उसके बाद भी कंटिन्यूएशन चल रहा है तो 25 लाख ही देना है मैक्सिमम. अच्छा सर, दिस इज नॉट ये विद खाली रिस्पेक्ट फॉर्म टू द फाइलिंग, इश्यूज. ये सिर्फ फॉर्म फाइलिंग की है. हाँ, फॉर्म फाइलिंग का है और ये इशू साइज से भी नहीं रिलेट कर रहा है, लेट इन्होंने फीस, स्टैंडर्ड लेट दे फीस दिया. अलग और पेनल्टी अलग. हाँ, और फिर कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी भी तो है हाँ. अलग. हाँ. वो मतलब वो फॉर्म से नहीं है, वो तो जनरली है. हाँ. प्लस 5 करोड़ रुपीज विद, मतलब अगर इस सेक्शन में और कोई कहीं कॉन्ट्रावेंट करा तो कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी, इशू साइज और 2 करोड़ विच एवर इज लेस, प्लस रिफंड. फिर हमें ये जो पैसे हैं ये भी वापस करने पड़ेंगे, 2 करोड़ रुपए भी देने पड़ेंगे. ठीक है, तो सेक्शन क्लियर हो गया. हाँ. अब ये पूरा सेक्शन कट हाँ, करके ऊपर एक के नीचे पेस्ट कर दे. और फिर उसके नीचे टेबल छोड़ो. हाँ, क्योंकि सेक्शन की एक्सप्लेनेशन थी ये. डन. अब रूल्स पे आ जाए. प्राइवेट प्लेसमेंट के एमसीए पे जा और वो रूल्स में खोल इशू ऊपर, सेकंड रूल्स में ऊपर 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 और ऊपर. हाँ. यही तो होगा ना सर. हाँ, इसमें प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स, इसमें रूल 14 उसी में आगे ले, राइट साइड में आगे ले, नीचे ले उसको. 14 पे क्लिक करके प्राइवेट प्लेसमेंट दिख रहा है सर आपको? हाँ, कॉपी कर ले इसको पूरा. हाँ, कंट्रोल ही कर दे, अपने को जा. तो वो लॉ हो गया, ये उसका प्रोसीजर हो गया. टेबल के नीचे जब हो जाएगा, टेबल बढ़ जाएगी, फिर ऊपर पेस्ट करेंगे. चलो, ओरिजिनल ओमिटेड कंटेंट अमेंडमेंट डिलीट कर दे नीचे से. नीचे से अमेंडमेंट के बाद सब डिलीट कर दे. ये भी रह गया क्या? कुछ रह गया है? रहेगा. नीचे से देती हूँ. सेक्शन ही में डिलीट कर दे. हाँ, मुझे वही लग गई है. यहाँ से ओरिजिनल ओमिटेड इंसर्शन भी तो करना है ना, हाँ. यहाँ से. ठीक है, चलो ठीक है. अभी रूल्स पढ़ते हैं और उसी टेबल को अपनी को और रिफाइन करते हैं. अब ये रूल्स उन्हीं प्रोविजंस के साथ होंगे, तो जो भी क्लॉज जिस रूल का है उस प्रोविजन को हाँ जी, क्वालिफाई करना. ठीक है सर. चलो. For the purposes of subsection 2 and subsection 3 of section 42, हम्म. a company shall not make an offer or invitation to subscribe to securities through private placement unless the proposal has been previously approved by the shareholders of the company by a special resolution for each of the offers or invitations. ठीक है, अब ऊपर टेबल पे जाओ Hmm. और जहाँ पैस 4 की बात हो रही है, सच ऑफर टू में ओनली आफ्टर, इसके आगे डैश करके लिखो. कलर दूसरा ले लो ताकि आपको समझ आए कि ये रूल्स के थ्रू आ रहा है. For the purpose of ब्लू कलर ले subsection लो, 2 and फॉन्ट कलर ब्लू ले लो, सो दैट आपको समझ आए कि रूल्स के थ्रू आ रहा है. ये शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं. हाँ. अभी आपने क्या लिखा था कि सच ऑफर टू बी मेड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन इशू. ठीक है, इसके आगे लिखो डैश आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. क्या हुआ? मैंने तो कलर चेंज किया. कोई बात नहीं, करके बाद में कर दो. बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. ठीक है, इतना ही मतलब था उसका. यस सर. कि ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करने से पहले इशू की शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी है. हाँ जी सर.
तो पहला क्लियर। अब आगे, प्रोवाइडेड दैट, provided that in the explanatory statement annexed to the notice for shareholders approval the following disclosure shall be made. अब अपनी जो एग्जांपल है उसके कंटेक्स्ट में आंसर निकालने की कोशिश करो। पहले में क्या लिखोगी, पहला क्या, उसका आंसर क्या दोगी? Particulars of the offer including date of passing of board resolution. तो इसमें क्या लिखोगी? आपका एग्जांपल Particulars था of the 5 लाख इशू करने, तो जिस मीटिंग हाँ में तो आपने ये प्रपोजल अप्रूव करके ईजीएम बुलाने के लिए कॉल किया होगा, हाँ पर्टिकुलर जी सर, ऑफर क्या होगी? जो लाइन आपने डाली, हमें 5 लाख 800 इशू करना है, इशू साइज हो गया, प्राइस वो हो ऊपर गया। लिखा हुआ है ना आपने, हाँ जी, वो आपका पर्टिकुलर ऑफर हो गया। राइट, इसमें कितना फेस वैल्यू, कितना प्रीमियम और किसको इशू कर रहा है, हाँ हाँ तो ये क्या, ना सर। और ये कब अप्रूव हुआ? अब इसकी टाइम शेड्यूल भी लिखते जाओ हाँ साथ में, इसके आगे डैश लगाओ, अनलिस्टेड कंपनी, फुल स्टॉप, हाँ बोर्ड हाँ मीटिंग अप्रूविंग द इशू, जनवरी 1 2022। ठीक है। अब क्योंकि ये इशू का रेजोल्यूशन है तो इसका ब्रैकेट में लिखो MGT 14 फाइल करना ऑफ MGT 14। ठीक है। फिर इसी बोर्ड मीटिंग में आप EGM कॉल करोगे, EGM आपने कॉल करी 31 जनवरी 2022। ये बंद कर दो, नहीं नहीं ये बंद हो गया, उसकी ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, कोमा कॉलिंग EGM ऑन 31 जैन 2022। ठीक है, अब इससे नीचे वाला पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ जी, बोलो particulars पर्टिकुलर, of include date of passing. तो क्या हुई हाँ, डेट ऑफ the kind पासिंग of ऑफ? securities, हाँ, kind of securities offered and the price at which securities being offered. Kind मतलब कि आंसर क्या दो, दे रहे हो? CCPS। आपके केस में क्या दे रहे हो? हम तो शेयर्स दे रहे हैं, जो शेयर्स दे रहे हैं कौन से शेयर? एंड 10 रुपीज पे दे रहे हैं, आप नॉर्मल इक्विटी शेयर्स। एग्जाम्पल पढ़ो एक बार अपना और फिर आंसर दो। हम इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आंसर आएगा? बिकॉज ये बनाना पड़ेगा आपको, जब नोटिस बनेगा ना तो ये हर एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। सो आप क्या जो भी देख रहे हैं तो एटलीस्ट उसको ये समझ आएगा कि हमको वहाँ क्या लिखना है। हाँ जी, ठीक है, ओके सर। नीचे बढ़ो। काइंड ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड एंड द प्राइस एट विच सिक्योरिटीज, ये तो हो गया था। बेसिस और जस्टिफिकेशन फॉर द प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम इफ एनी एट विच द ऑफर इनविटेशन इज बीइंग मेड। अब यहाँ पे बेसिस और हमने जस्टिफिकेशन क्या आएगा? वैल्यूएशन रिपोर्ट आएगी अनलिस्टेड कंपनी के वो केस नेक्स्ट हो जाएगी में, हमारे। वैल्यूएशन रिपोर्ट ब्रैकेट में अनलिस्टेड कंपनी। अगर सपोज वैल्यूएशन में ये आया कि शेयर्स का रेट जो है 90 रुपये है, तो आप ये बोलोगे कि 90 रुपये प्लस एक्स्ट्रा प्रीमियम हम 100 रुपये में इशू कर रहे हैं, 10 रुपये की फेस वैल्यू, 90 रुपये प्रीमियम है, और जो हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट XYZ ने करी है उसके हिसाब से कंपनी के शेयर का रेट 90 रुपये आ रहा है, तो उसकी वैल्यू से हम ज़्यादा पे इशू कर रहे हैं, कम पे नहीं कर रहे। ठीक है सर। तो ये जस्टिफिकेशन ऑफ इशू प्राइस हो गया कि इशू प्राइस हैज बीन डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम XYZ एंड एसोसिएट, इशू इज एट 90 रुपीज प्रीमियम हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 each। ठीक है सर, आगे बढ़ो। नेम एंड एड्रेस ऑफ वैल्यूअर परफॉर्म्ड वैल्यूएशन, ये तो नॉर्मल है, ABC एंड ABC ने एसोसिएट। करा। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर चाहिए, तो उसके आगे लिखो रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये कहाँ पे सर? ये जो वैल्यूएशन कहाँ पे रिपोर्ट, लिखूं? उसी वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर ये कहाँ से आ रहा है सर कि आएगा। रजिस्टर्ड चाहिए? वो भी वैल्यूएशन रूल्स है ना कि कोई भी वैल्यूएशन चाहिए तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही होना चाहिए।
तो वो वैल्यूएशन रूल्स कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर मतलब। आते हैं। पहले मर्चेंट बैंक और सीए अच्छा। अलाउड थे जब तक रूल्स नहीं आए थे, अब उसके बाद है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही होना चाहिए। अच्छा। तो ये ओके। क्लियर हुआ, वैल्यूएशन की हाँ जी। पर्सन कौन क्लियर हुआ। उसके ऊपर क्या था, अमाउंट विच कंपनी इंटेंड टू अमाउंट रेज, विद कितनी अमाउंट रेज कर रही हो आप। 5 करोड़। ये आंसर है आपके पास, लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, आंसर है। हम्म। कॉमा Material terms of 5 लिख raising दो, such securities. कॉमा 5 कर दो, चलो आंसर ही लिखते जाओ, बाद में आपको ध्यान रहेगा। कॉमा 5 करोड़ वैल्यूएशन रिपोर्ट के बाद 5 करोड़, ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे। Material terms of raising such securities, proposed time schedule, purposes or objects of offer, contribution being made by the promoters or directors, either as part of the offer, separately in furtherance of objects, principal terms of assets charged as securities. अब इसमें से देखो, ये जो लास्ट है वो डिबेंचर्स के लिए है, क्योंकि इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में तो आप एसेट चार्ज नहीं करती हो। Right, फिर sir. मटेरियल टर्म्स जो आती है मोस्टली डिबेंचर्स में आती है, कि क्या रेट पे कितना इंटरेस्ट। फिर हाँ टाइम जी सर. शेड्यूल क्या है कि आप कितने टाइम में आफ्टर द एजीएम अलॉट करने वाली हो। फिर ये पैसा जो 5 करोड़ Right. रुपए आप ले रही हो, वो किस लिए ले रही हो, क्या यूज़ करोगी। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, कुछ भी हो सकता है आपका पर्पस। फिर आपके ठीक है इसी सर. इशू में प्रमोटर या डायरेक्टर सब्सक्राइब कर रहे हैं क्या, तो हाँ आपके केस में कर रहे हैं, ऊपर आपने एग्जांपल में लिया है। और प्रिंसिपल एसेट चार्ज डिवेंचर के केस में आएगी। ठीक है सर. ठीक है. तो इसका मतलब इसमें क्या क्या देना है आपको, टर्म्स कंडीशंस देनी है इशू की, लाइक सीसीपीएस है तो क्या टर्म्स है, कितना ड्यूरेशन है, डिवेंचर है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है, किस लिए हम ये पैसा हाँ, रेज तो कर ये सब रहे हैं. कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है, आपको एक एक पॉइंट का आंसर एक्सप्लेनेटरी में आना चाहिए, नहीं तो वायलेशन के राइट. प्रोविजंस आपको मालूम है। ओके सर. ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। This sub-rule shall not apply in case of offer or invitation for non-convertible debentures where the proposed amount to be raised through such offer or invitation does not exceed the limit as specified in Clause C of subsection 1 of Section 180, and in such cases, relevant board resolution under Clause C of subsection 3 of Section 179 would be adequate. ठीक है, हमने जब ये सेक्शन किया था, NCD पे नहीं ऊपर apply होगा. ऊपर जाओ टेबल में, सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल लिखा आपने कहीं, उसके नीचे ब्रैकेट में ले दो एक्सक्लूडिंग एक्सेप्ट NCD. issue of NCD within the borrowing limits of the company. Within the borrowing limits under 181C. ठीक है, अगर बोर्ड ने सपोज 100 करोड़ के लिए बोर्ड को ऑथराइज किया हुआ है कि आप बोरोइंग कर सकते हो, और डिबेंचर आप 50 करोड़ के इशू कर रहे हो, तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर बिना शेयर होल्डर की मीटिंग के बोर्ड से अप्रूवल करा के ही भेज सकते हो। ओके. लेकिन अगर आपकी लिमिट से ज़्यादा है तो ये आपको शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके आगे अब ये भी आएगा कि वो रेजोल्यूशन साल में एक बार करना पड़ेगा, वो भी पढ़ो 1C 181C। ठीक है सर. अभी पढ़ना है क्या 181 से? नहीं नहीं, 181C यही बोलता है। अच्छा, यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा हूँ. 179 वाला सेक्शन वही है ना सर, जिसमें विदिन द फर्क लिमिट्स. कैसा है, 179 बोलता है ये पावर आपको सिर्फ बोर्ड मीटिंग में एक्सरसाइज करने हैं, तो आप सर्कुलर से नहीं कर सकते। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि मुझे मीटिंग में करना है कि सर्कुलर करना है, तो सेक्शन आपको देखना है। लेकिन वो करना कितना है, वो जितनी लिमिट आपको शेयर होल्डर्स ने दी हुई है 180 में 181C। ओके सर. अंडरस्टूड. ठीक है. नीचे Provided हाँ, provided also that in case of offer or invitation for non-convertible debentures, where the proposed amount to be raised to such offer invitation exceeds the limit as specified in clause C of subsection 1 of section 180, it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only once in a year for all the offers or invitation for such debentures during the year. और अगला भी पढ़ ले, provided also that. Provided also that in case of offer or invitation of any securities to qualified institutional buyers,
It shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only in a year for all the allotments to such buyers during this year. ठीक है, अब ये ऑफर टू QIB की बात कर रहा है। हाँ जी। अभी अभी थोड़ा सा क्वेश्चन नोट करो, ऊपर एक जगह बोला था एक्सक्लूडिंग QIB और यहाँ पे बात हो रही है ऑफर टू QIB। तो क्या हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें क्या था कि QIB को जितनी भी अलॉटमेंट करेंगे वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा, राइट, लेकिन अलग से प्रोविजन तो कर ही सकते हैं। पर प्रोविजन यही लगेंगे 42 वाले। हाँ, अगर हम QIP भी करते हैं सर। QIB हाँ, QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं ना वो हाँ, QI, इनको जब हम तो अलॉट उनको करते हैं, QI, हाँ हाँ उनको जब सर हम करते हैं तो उसे QIP तो कहते हैं हाँ, उसके लिए अलग से आपके सेबी जनरली। के रेगुलेशन है। हाँ ठीक है, अब ये दो प्रोविजन क्लियर हुए। अब वहीं पे जहाँ पे लिखा था, हाँ जी, जहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा आपने ऊपर एक्सेप्ट करके, उसी फाइल में एक्सेप्ट तो रूल्स क्या करेंगे जो हमने स्टेटमेंट पास किए, एक्सेप्ट फॉर NCDs, एक्सेप्ट, ये क्या लिख रहे हो? और नहीं इसको ऐसे लिखो, QIP। एक्सेप्ट, मैं बोल रहा हूँ कैसे लिखो, एंड हाँ, एक्सेप्ट एंड स्पेशल रेजोल्यूशन पास विल हैव इफेक्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ 12 months for NCD and QIB shall have effect of validity of 1 year, या 12 months जो भी लिखते हैं। ठीक है, 2 for NCD and QIB। अब ये रूल पढ़ने के साथ, अब ये जो पहली कंडीशन थी अब पूरी पढ़ो। अब ये रूल के साथ एक कंप्लीट कंडीशन बनी हुई है। क्या बोल रहे हैं ये वाले फोर्थ वाले में? फोर्थ ए जो कंडीशन है, अब रूल प्लस सेक्शन के साथ बन गई ना कंडीशन, अब ये फाइनल कंडीशन हुई। हाँ, such offer to be made through private placement offer come application letter after approval of shareholders by special resolution, except issue of NCD within the borrowing limits of the company under section 181C, and special resolution passed will have effect of validity of 1 year for NCD and QIB. पैस फोर के लेटर में था ये। तो मतलब अगर सर NCD या QIB नहीं हुआ तो फिर नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तब आपको रेजोल्यूशन पास ही करना है ना, अलग अलग करने पड़ेंगे। नहीं अभी समझो आप कोई भी सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के आप नहीं कर सकते, खाली बोर्ड पास नहीं कर सकता। फिर उन्होंने बोला NCD के केस में बोर्ड पास कर सकते हैं अगर आपकी बोरोइंग लिमिट के अंदर है। फिर उसने बोला अगर NCD इशू करने बोरिंग लिमिट से ज़्यादा है तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, इक्विटी में आपको बार बार करना पड़ेगा, हर इशू के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जब हम बात कर रहे थे 200 अलग अलग नोटिस को देंगे तो 200 बार रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको, लेकिन वही जब आप NCD कर रहे हो एक साल में तो 200 को एक ही रेजोल्यूशन में दे सकते हो। अगर आप इक्विटी इशू करते हो प्राइवेट प्लेसमेंट पे 200 लोगों को और हर बार एक ही लॉटी को करते हो तो 200 अलॉटमेंट करनी पड़ेंगी, 200 रेजोल्यूशन आएंगे आपके। राइट इक्विटी के केस में वही जब आप NCD कर रहे हो तो सिर्फ एक रेजोल्यूशन में अच्छा, 200 कवर हो जाएंगे। बार बार आपको EGM बुलाने की जरूरत नहीं है। तो सर अगर हम इक्विटी में भी एक साथ अगर हम कर रहे हैं, पर आपको 200 आइडेंटिफाइड एक ही बार कर दोगे ना। फिर आप अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो एक रेजोल्यूशन में एक ही नाम, अच्छा NCD में ये है कि अगर हम आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे हैं तो हम बस ये लिख देंगे अप टू 200 या व्हाटएवर, मतलब फॉर 200 या फॉर 180 तो हम कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? 2 पढ़ो। For the purpose of subsection 2 of section 42, an offer or invitation to subscribe securities under private placement shall not be made to persons more than 200 in the aggregate in a financial year, provided that any offer or invitation made to QIB or to employees of the company under scheme of employee stock option as per provisions of clause B of subsection 1 of section 62 shall not be considered while calculating the limit of 200 persons. ये तो हम लिख चुके हैं। Explanation: for the purpose of this sub-rule, it is hereby clarified that the restrictions aforesaid would be taken individual for each kind of security, that is equity share, preferential or debenture. तो वही जो 200 × 3 600 ऑफर लेटर।
A private placement offer cum application letter shall be in the form of an application in form pass-4, serially numbered and addressed specifically to the person to whom the offer is made and shall be sent to him either in writing or in electronic mode within 30 days of recording the name. Recording the name of such person pursuant to subsection 3 of section 42. ठीक है, अभी हमने ऊपर जो लिखा था हम्म। पैस 4 उसको अभी क्वालिफाई हाँ करना है। जी आपने ऊपर ब्रैकेट में पैस 4 लिखा था ना, हाँ जी सर, ये है ना। पैस 4 को अभी ब्रैकेट के अंदर ही डैश लिखो, सीरियली नंबर्ड। पैस 4 के आगे अंदर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर ही, अच्छा। हाँ, पैस 4 डैश सीरियली नंबर्ड अंदर अंदर सीरियली नंबर। सर एक बात बताओ, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन, मेरा ये फॉन्ट कलर क्यों बार बार चले जा रहा है? कौन सा? वो आप पिछला वाला कौन सा यूज करते हो उसके ऊपर होता है, जब भी आप किसी दूसरे पे जाते हो बदल जाता है। अच्छा, सीरियल नंबर एड्रेस स्पेसिफिकली, एड्रेस्ड स्पेसिफिकली तो ऊपर दो Yes. कॉलम रहेंगे, सीरियल नंबर का और 2 वाला कि 2 किसको है, ठीक है। बस ब्रैकेट बंद कर दो। अच्छा, कैन बी मेड ओनली जो लिखा है आफ्टर विद, इसे पैस 5 के बाद लिखो विद इन 30 डेज, नीचे वाले पैराग्राफ में विद इन 30 डेज ऑफ एंट्री। ठीक है, यही बोल रहा था वो स्पेसिफिक, हाँ, विद इन 30 डेज ऑफ एंट्री बाय इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड। सब फिजिकल भी भेज सकती हो और ईमेल से भी भेज सकते हो। यस ठीक है, तो ये उसका मतलब था। ओके सर, आगे बढ़ो। For the purpose of this sub rule, it is hereby clarified that the restrictions are outside where ये तो हो चुका है। A private placement offer come प्रोवाइडेड दैट application नहीं पड़ा। अच्छा, provided that, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हम पहले वो रूल एक्ट में भी लिखा हुआ था, मतलब जो हाँ। A private placement offer come application letter shall be in the form of an application, serially numbered and addressed specifically to the person. ये तो आपने लिखवा दिया। To whom the offer is made and shall be sent to him either in writing or in electronic mode within 30 days of recording the name of such person pursuant to subsection 3 of section 42, provided that no person other than the persons who addressed the private in the private placement come offer application letter shall be allowed to apply through such application form, and any application not conforming to this condition shall be treated as invalid. हम ये लिख चुके हैं कि जो एप्लीकेशन उसको मिली है उसी में अप्लाई करना है, और नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। Yes sir. Fourth, the company shall maintain a complete record of private placement offers in form PAS 5. वो हम लिख चुके हैं कि इसकी एंट्री PAS 5 में करनी है। आगे बढ़ो। The payment to be made for subscription to bank account of the person subscribing to such, keep the record of the bank account from where कुछ गलत नहीं हो रहा सर? हाँ, the payment ये इसका ये कहना ये चाह रहा है कि जो पैसा आएगा सब्सक्रिप्शन का, जो पर्सन सब्सक्राइब कर रहा है उसके बैंक अकाउंट से आएगा और कंपनी उस बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड रखेगी। Provided that money is payable on subscription to securities to be held by joint holders shall be paid from the bank account of the person whose name appears first in the application. Provided further that the provisions of this sub rule shall not apply in case of issue of shares for consideration other than cash. ठीक है, अब ऊपर चले जाओ जहाँ पे बैंक अकाउंट की बात थी। ये था सी में, ये है ना सेपरेट बैंक अकाउंट, ये नहीं सी। हाँ मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड पर सी में तो सर ये लिखा है कि कैश से नहीं करेंगे। आगे लिखो इलेक्ट्रॉनिक मोड से करेंगे। सर यहाँ नहीं आना चाहिए जैसे विद शेड्यूल बैंक टू बी बता रहा हूँ, लिखो ना एक बार। A and B has to apply in the form issued to be paid in check DD इलेक्ट्रॉनिक मोड के बाद from
फ्रॉम देयर ऑन बैंक अकाउंट, लिख लो बाद में ब्लू कर दो, कोई बात नहीं। फ्रॉम देयर ऑन बैंक अकाउंट और फर्स्ट होल्डर्स अकाउंट इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट। अब इसको ब्लू कर दो। ठीक है, और उसके विद आरओसी के बाद लिखो फुल स्टॉप कंपनी टू कीप रिकॉर्ड ऑफ सच बैंक अकाउंट। मेरा वो हो गया, लिख ले, बाद में कर देना, कोई बात। कंपनी टू कंपनी कीप टू कीप रिकॉर्ड रिकॉर्ड। ऑफ सच बैंक अकाउंट। मतलब पेमेंट आप इशू आप कर रही हो, ए को कर रही हो, बी पैसा नहीं दे सकता, ए को ही पैसा देना है अपने बैंक अकाउंट से, और कंपनी को उस बैंक यस सर। अकाउंट की कॉपी मंगा के रखनी है अपने पास कि उसके अकाउंट से आया है। आप चेक कैसे करोगे, क्योंकि आपको तो क्रेडिट आता है अलॉटमेंट के टाइम पे, आपको सिर्फ आपके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री आती है, तो आपको ये थोड़ी पता राइट कि सर। किसके बैंक अकाउंट से आया। तो आपको वो बैंक अकाउंट की कॉपी मंगानी है जहाँ पे वो आपकी डेबिट दिख रहा है और वो उसके नाम पे होना चाहिए, और ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट होल्डर्स है, तो पहले वाले के अकाउंट से आना चाहिए। ठीक है सर। क्लियर? यस सर, जॉइंट होल्डर्स में। हाँ, लाइक अच्छा, फर्स्ट होल्डर। आप और रक्षी हाँ दोनों ठीक। अप्लाई करो, जिसका नाम पहले है हाँ उसके अकाउंट से हाँ आएगी। हाँ, ठीक ठीक ठीक, समझ गई मैं। तो फिर ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे कंसिडरेशन अदर देन कैश पे नॉट एप्लीकेबल। क्या? ऊपर लिखो, उधर वहीं पे जाओ वापस उसी रूल में, हाँ, जहाँ लिखा है ना कंपनी टू रिकॉर्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कंसिडरेशन ही नहीं अच्छा, है अगर कैश। काइंड में हो गया। हाँ, हाँ, गिफ्ट विफ्ट हो गया। अगर आप उसको बिल्डिंग के अगेंस्ट में शेयर्स दे रही हो, कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो यहाँ पे दो वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है, एक कंसिडरेशन की और एक कंपनी के शेयर्स की, तभी मैच होता है। राइट सर। नॉर्मल कैश में तो आप सिंपल जो भी वैल्यूएशन वो आप दे देते हो, लेकिन जब आप उसके बदले में भी कोई एसेट दे रहे हो तो उसका भी वैल्यूएशन होते हैं कि ये कितने का है, फिर उसके बाद रेशियो डिसाइड होते हैं, यस सर। और वो रिपोर्ट लगानी पड़ती है साथ में। ठीक है, आगे चलो रूल्स में। हाँ, फोर्थ ये हो हो गया, गया ना? फिफ्थ हो गया। हाँ, सिक्स्थ। A return of allotment securities under Section 42 shall be filed with the registrar within 15 days of allotment in Form Pass-3 and with the fee as provided in the company's registration rules, along with a complete list of all the allottees containing the full name, address, permanent account number, and email ID of such security holders, the class of security held, the date of allotment of security, the number of securities held, nominal value and amount paid on such securities, and particulars of the consideration received. If fire security. इफ द सिक्योरिटी, If the securities were issued for consideration other than cash. तो ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस सब की जगह हमने लिखा कंप्लीट हाँ। लिस्ट ऑफ अलॉटी और PS3, और 15 दिन में फाइल करना है, नहीं फाइल किया तो 1000 रुपये पर डे फाइन है। ये सब एक्ट में भी लिखा हुआ है ना, क्योंकि the provisions of sub rule 2 shall not be applicable पहले to सब रूल 2 क्या था, NBFs. आगे बढ़ने से पहले सब रूल 2 क्या था, शेयर होल्डर अप्रूवल के Shall बैंक we अकाउंट की पेमेंट wait? क्या था। Sub rule 2. $200 in aggregate है अच्छा, 200 की लिमिट किसको एप्लीकेबल नहीं है? NBFCs को, क्योंकि उनके तो बहुत ही सारे होंगे। So with the RBI under the Reserve Bank of India Act, housing finance companies which are registered with the National Housing Bank and the National Housing Bank Act, if they are complying with regulations made by the Reserve Bank of India or the National Housing Bank in respect of offer or invitation to be issued on private placement basis, provided that such companies shall comply with sub rule 2 in case the Reserve Bank of India or the National Housing Bank have not specified similar regulations. अभी ऊपर जहाँ A company 200 रुको ना, 200 लिखे थे वहाँ पे लिखो एक्सेप्ट NBFC एंड HFC। अच्छा, जहाँ नोट मोर देन 200 लिखा था ना, नोट एप्लीकेबल टू,
यहाँ पे लिख दो नॉट एप्लीकेबल टू एक्सेप्ट एनबीएफसी, या नॉट एप्लीकेबल ज़्यादा बेटर वर्ड है, नॉट एप्लीकेबल टू एनबीएफसी एंड एचएफसी। ओके, ये हो गया, ये हो गया। 8th, A company shall issue private placement offer cum application letter only after relevant special resolution or board resolution has been filed in the registry. ठीक है. Provided private companies shall file with the registry copy of the board resolution, special resolution in respect to approval under class C of subsection 3 of section 170. मतलब ये जो है, ये पहले हमें स्पेशल रेजोल्यूशन MJT 14 में फाइल करना पड़ेगा. only then you can issue. और ये बोर्ड रेजोल्यूशन जो अप्रूवल ऑफ ऑफर लेटर वाला है वही ना? ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन एनसीडी के केस में था ना, जब आप लिमिट के अंदर हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। स्पेशल रेजोल्यूशन जब शेयर होल्डर का है तो क्योंकि अप्रूवल तभी होएगी ना, जब तक आपको फाइनल अथॉरिटी नहीं आई आप ऑफर लेटर इशू नहीं कर सकते। तो एनसीडी विद इन द लिमिट में बोर्ड फाइनल अथॉरिटी है और अदर केसेस में शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन अथॉरिटी है। और ये नीचे 179(3)(c) जो बोरिंग का बोल रहे हैं, उसका मतलब है कि ये रेगुलेशन जो है उनको भी फाइल करना है। राइट, ठीक है। अब इसको ऊपर इसको जहाँ पे आपने लिखा था पैस 4, उसमें लिखो आफ्टर फाइलिंग MJT 14 स्पेशल रेजोल्यूशन एंड फाइलिंग MJT 14। पैस 4 ये है ना? हाँ, सच ऑफर कैन बी फॉर एप्लीकेशन लेटर सो एंड सो, नीचे कैन बी मेड ओनली आफ्टर फाइलिंग MJT 14 बी में कैन बी मेड ओनली हाँ ओनली आफ्टर फाइलिंग MJT 14। ये जो बी स्टार्ट हो रहा है ना, यही ना सर, यही नहीं लिखना नहीं, यहाँ है नहीं, ऊपर लिखा हुआ है ना कैन बी मेड ओनली, उसके बाद लिखना। स्टार्टिंग ही कैन बी मेड ओनली से हो रहा है ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आफ्टर filing MJT 14 and with after ROC. entering with ROC and after entering the details. Entering the details into what? Registers PAS 5 में, PAS 5 में लिखना है ना हम किस किस को इशू कर रहे हैं, उसके लिखा हुआ ही है। हाँ ठीक है, ठीक है सर, बोलो आगे। सर हम करेंगे थोड़ी देर में, करेंगे क्या? अगर आप खत्म, हाँ करेंगे। ये तो खत्म हो गया ना, क्योंकि ये खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे क्लोज करेंगे, सेक्शन 42 क्लोज हो गया। बाद में ब्रेक लेके जब भी आपको करना है तो 62 करेंगे और ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। अभी मुझे बताओ ये सेक्शन कहीं पे भी अलॉटमेंट के बारे में कुछ बोल रहा है क्या? खाली वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करने की, मोटा मोटा ये ऑफर के प्रोसीजर की बात कर रहा है कि ऑफर कैसे करनी है, कितने लोगों को करनी है, क्या अप्रूवल लेनी है। yes, वो समरी जो है एक बार फटाफट रिव्यू कर दो फिर बंद कर देते हैं। So this has to be done to a select group of persons and जितने भी जो भी persons हैं they should not exceed 200 except मतलब NBFC और HFC के केस में वो 200 से ज्यादा हो सकते हैं। Then ये जो 200 की लिमिट है that excludes QIB and employees under ESOP scheme and this whole offer process is subject to the following conditions. तो this offer is subject to private placement offer cum application letter PAS 4 जिसको हम मतलब जो कि सीरियली नंबर्ड और एड्रेस स्पेसिफिकली मतलब 2A 2B 2C करके ऐसे बनेगा ये लेटर। ये नहीं सर, ये प्रोस्पेक्टस की तरह नहीं इशू होगा जैसे जनरल नहीं है ना, जनरल नहीं आइडेंटिफाइड है, तो दिस इज नॉट पब्लिक इशू, दैट इज व्हाई। आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर ये स्पेशल रेजोल्यूशन में अप्रूव होने के बाद ही ऑफर लेटर इशू करा जा सकता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इशू ऑफ एनसीडी जो कि बोर्ड अप्रूवल से हो जाता है, एंड इफ एनसीटी जो कि विद इन द बोरोइंग लिमिट्स हो 181C में जो मेंशन्ड है। और जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो एनसीटी और क्यूआईबी के केस में उसकी 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, हमें बार बार रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है।
फिर अब जो है ये आफ्टर फाइलिंग ऑफ एमजीटी 14, मतलब जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो आरओसी की साइड फाइल करके, एनसीडी वगैरह केस में बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल करके तभी, और जो डिटेल्स हैं वो PAS 5 में एंटर करके, डेज ऑफ एंट्री। सर ये डिटेल जो रजिस्टर वाली है ये तो अलॉटमेंट के बाद नहीं होंगी। नहीं नहीं, ये ऑफर का रजिस्टर है। ये ऑफर किसको मेट कर रहे हो, अच्छा पैस4 अच्छा किसको भेज रहे हो, ये उसका है। तो पैस4 तो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, अच्छा। तो किसको हाँ हाँ एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हो, रजिस्टर में एंट्री करनी है पैस5 वाले, और हाँ हाँ। एमजीटी 14 फाइल करने के बाद 30 डेज में आप इसके पैस5 में एंट्री करने के भेज सकते हो। तो लाइक अगर आपकी 30 जनवरी को 31 जनवरी को जो ईजीएम में अप्रूव हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, आपने 1 फरवरी को एमजीटी 14 फाइल कर दिया, 1 फरवरी को रजिस्टर में एंट्री कर दी, तो आप 1 तारीख के बाद आप भेज सकते हो, 1 से लेके 30 ओके। तारीख तक। हम्म। हम्म, So, and this cannot be renounced in favor of another, and it can only be accepted or rejected by one person. मतलब A जो है वो B के फेवर में नहीं कर सकता, B C के फेवर में नहीं कर सकता। ये जो ये this issue of securities is only to select persons through offer document, और ये सब conditions comply करनी है। और QIB की definition जो है वो SEBI ICDR में है। अगर ऑफर इनविटेशन ग्रेटर देन 200% है तो वो पब्लिक इशू ट्रीट करा जाएगा। अब बाकी फिर ये लिखा हुआ है कि जो भी हैं ये इशू होल्डर्स, इनको बाकी कैश से नहीं कर सकते ये, और वो जो बाकी सारे तरीके से कर सकते हैं, पर इन्हें अपने ही बैंक अकाउंट से करना है, किसी और के बैंक अकाउंट से नहीं कर सकते। और अगर जॉइंट होल्डर है तो फर्स्ट होल्डर के बैंक अकाउंट से करना है। एंड सच बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड कंपनी के पास होना चाहिए। हम कोई भी ये इस वाले की कोई वैलिडिटी नहीं है हमारे केस में जनरली, क्योंकि ये पब्लिक इशू हो जाएगा। तो फिर हम मल्टीपल अलॉटमेंट्स भी, मल्टीपल ऑफर्स भी सेम टाइम पे कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो है वो हमें 60 डेज में करनी है, नहीं तो 50 डेज में हमें पैसा वापस करना है। 60 डेज के बाद जो 15 डेज होते हैं। 1 मिनट सर ये जो ये है 12%, ये 75 डे से नहीं लगना चाहिए अगर हमने 15। 60 डेज। अच्छा, अगर हमने 15 दिन में पैसे नहीं रिटर्न करा तो बैक डेटेड होकर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 60 लगेगा तो 75th डे के बाद ही ना। अगर कंपनी 61th डे को दे देती पैसा तो उनको इस पे इंटरेस्ट मिल सकता था, जो नहीं मिला तो वो दिलवा रही है गवर्नमेंट। राइट ठीक है। मनी टू बी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट विद शेड्यूल्ड बैंक टू बी यूज्ड फॉर अलॉटमेंट और रिफंड। सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा रखना है और वो अलॉटमेंट में कर सकते हैं, और नहीं तो रिफंड कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हम इसमें। PAS 3 फाइल करना है 15 दिन में, और अगर नहीं करा तो 1000 रुपए पर डे कंपनी पे लगेगा, डायरेक्टर और प्रमोटर पे भी लगेगा। सब मैक्सिमम जो है सर इन सबका जॉइंट मैक्सिमम होगा ना ये 25 वहाँ लाख। पे लिखा नहीं हुआ है, ईच लिखा है कि क्या लिखा है वो देखना पड़ेगा। कॉन्ट्रवेंशन पेनल्टी 5 का मतलब इशू साइज और 2 करोड़ विच एवर इज लेस, और जितना इशू साइज है वो भी हमें वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ ऑर्डर। तो ये था प्राइवेट प्लेसमेंट। कोई और डाउट, कोई क्वेश्चन? तो ये हर केस में लगेगा। आप समझो ये जो प्रोसीजर है, आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हो तो आपको सिर्फ इतना ही प्रोविजन फॉलो करना है, राइट, और उसका डिवेंचर का सेक्शन फॉलो करना है। अब क्योंकि इसमें कहीं पे भी वो ट्रांचेस वाले के बारे में लिखा नहीं है, वो अलॉटमेंट में आएगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में। इसमें कैसा लिखा हुआ है देखो, जब आप डिवेंचर इशू कर रहे हो तो एक ही रेजोल्यूशन के अंदर आप मल्टीपल अलॉटमेंट कर सकते हो। राइट सर, ठीक है। वही अगर आप इक्विटी कर रहे हो तो उसने बोला हर इशू के लिए अलग अप्रूवल चाहिए। राइट सर, लेकिन एक ऑफर में जो एक शेयर होल्डर ने अप्रूव किया है उसमें आप अगर रेजोल्यूशन में लिखते हो इन वन और मोर ट्रेंचेस, तो ए को आप अभी और बी को आप बाद में कर सकते हो विद इन द टाइम फ्रेम। जितना भी टाइम आपने लिखा है, क्योंकि आपको लिखना पड़ता है कि विद इन दिस मच टाइम इशू विल बी कंप्लीटेड। राइट सर, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग बंद करो।